नमस्कार, मैं हूं बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 26 जिलों में खुलेंगे 38 नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक। केंद्र की मंजूरी से मजबूत होगा स्वास्थ्य ढांचा। 11 बायो ऊर्जा परियोजनाओं को भी मिलेगी नई रफ्तार। अब आधी रात को भी पढ़ाई में नहीं आएगी दिक्कत। बिहार बोर्ड लॉन्च करेगा नया लर्निंग ऐप। छात्रों को मिलेगा मेंटर से जुड़ने और सवाल पूछने का मौका। बिहार में कृषि भूमि से कमाई का नया रास्ता खुला। अब किसानों को कारोबार शुरू करने के लिए नहीं लेनी होगी अलग अनुमति। निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद। बिहार में टाउनशिप के लिए जमीन देने वाले किसानों को बड़ी राहत। जांच से भुगतान तक की प्रक्रिया सिर्फ 1 महीने में होगी पूरी। सरकार ने जबरन अधिग्रहण से किया इनकार। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। छात्रों और अभिभावकों के लिए शुरू हुई टोल फ्री हेल्पलाइन। अब स्कूल परीक्षा, नामांकन और छात्रवृत्ति से जुड़ी शिकायतों का होगा जल्द समाधान। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ने पकड़ी रफ्तार। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का 25% काम हुआ पूरा। 2027 तक तैयार होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी होगी कम। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में उतरेगी युवा टीम। कप्तान श्रेयस अय्यर को जीत से शुरुआत की उम्मीद। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। इसरो में इंटर्नशिप के लिए 14 सितंबर तक करे ऑनलाइन आवेदन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसरो इंटर्नशिप 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में बीटेक, एमई, एमटेक, बीएससी, एमएससी या फिर पीएचडी के नियमित ऑन कैंपस छात्र शामिल हैं। न्यूनतम 60% अंक या 6.32 सीजीपीए आवश्यक है। इंटर्नशिप की अवधि 21 से 45 दिन की होगी और इसमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आवेदन 14 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से 14 सितंबर रात 11:59 तक किए जा सकेंगे। इंटर्नशिप 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के बीच होगी। इच्छुक छात्र vssc.gov.in/students/ पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 25% तक काम पूरा। 2027 में होगा तैयार। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का करीब 25% तक काम पूरा हो चुका है। एनएचएआई द्वारा बनाई जा रही 189 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन एक्सप्रेसवे को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेसवे गयाजुई के आमस से शुरू होकर के जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगा और 7 जिलों को जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा समय में 4 से 5 घंटे की कमी आने की उम्मीद है। पैकेज 4 में समस्तीपुर दरभंगा रूट पर पुल, फ्लाईओवर और आरओबी का निर्माण तेजी से चल रहा है। कम बारिश से परेशान किसानों को बिहार सरकार देगी डीजल अनुदान। मॉनसून में कम बारिश से परेशान बिहार के किसानों को सरकार राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में घोषणा की है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से बारिश और खेती पर असर की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद अनुदान वितरण शुरू होगा। सरकार किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कर रही। विपक्ष ने विधानसभा में सुखाड़ का मुद्दा उठा करके तत्काल राहत की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कदम उठाने का आश्वासन दिया। बिहार के 26 जिलों में बनेंगे 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार में 26 जिलों में 38 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में बताया कि निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इन ब्लॉकों के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि केंद्र वित्तीय और तकनीकी सहायता देगा तथा परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेगा। वहीं राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत बिहार के 11 बायो ऊर्जा परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले। केंद्र सरकार जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और वित्तीय सहायता का संचालन कर रही। बिहार को मिलेंगे 3 नए गंगा एक्सप्रेसवे जैसे पद।
बिहार सरकार राज्य में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 3 नए गंगा पथ बनाएगी। इनमें बिदुपुर दिगवाड़ा गंगा, अंबिका पथ, मनेर बक्सर विश्वामित्र पथ और दरिया डुमरिया घाट नारायणी पथ शामिल है। परियोजनाओं के लिए सर्वे, अलाइनमेंट, लागत और भविष्य के ट्रैफिक का अध्ययन शुरू हो गया, जिससे 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इन सड़कों से पटना, सारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर और बक्सर समेत कई जिलों को बेहतर आवागमन, व्यापार और पर्यटन का लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टेट हाईवे पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। रेरा की नई व्यवस्था से तेज होगा रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन। बिहार रेरा ने रियल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह के अनुसार नई फिल्टर प्रणाली आवेदन के दौरान प्रमोटरों को जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देगी और गलतियों पर तुरंत अलर्ट करेगी। अब भूमि संबंधित जानकारी के लिए केवल जमाबंदी, अद्यतन लगान रसीद और नॉन इनकम प्रेस प्रमाण पत्र देना होगा। छोटे नए बिल्डरों को ऑडिट रिपोर्ट की जगह आयकर रिटर्न जमा करने की सुविधा मिलेगी। ब्रोशर और कई अतिरिक्त दस्तावेजों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इससे बिल्डरों को सुविधा मिलेगी और घर खरीदारों के लिए हित भी सुरक्षित रहेंगे। अब कृषि भूमि पर सीधे शुरू कर सकेंगे अपना कारोबार। बिहार विधानसभा ने कृषि भूमि के उपयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है। अब किसानों को अपनी कृषि भूमि पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पेट्रोल पंप, दुकान या फिर अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए भूमि कन्वर्जन या फिर अलग सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों का समय और खर्च बचेगा, निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि आधारित उद्योगों, वेयर हाउसिंग और छोटे उद्यमियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों ने कृषि भूमि के दुरुपयोग को रोकने और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। टाउनशिप के लिए जमीन बेचने पर 1 महीने में मिलेगा भुगतान। बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के तहत जमीन बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दे दी। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि जमीन की जांच से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी और पूरी प्रक्रिया उनकी सहमति से होगी। अब तक करीब 750 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा आवेदन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जा रहे हैं। सरकार 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगी, जिनमें पाटलिपुत्रा और हरिहरनाथपुरम प्रमुख परियोजनाएं शामिल है। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किए 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दी। अब स्कूल, शिक्षक, छात्रवृत्ति, नामांकन परीक्षा, पठन पाठन और शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी विषय पर 14417 और 10003454417 पर शिकायत या फिर सुझाव दर्ज कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लोगों से इस सुविधा का अधिक उपयोग करने की अपील की है। विभाग का दावा है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ेगी तथा शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज होगी। बिहार में जल्द लागू होगी नई सहकारिता नीति 2026। बिहार सरकार जल्द ही बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 लागू करने की तैयारी में है। नई नीति के तहत हर गांव को कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे और प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1 सहकारी इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है। राज्य में 8,984 सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने तथा उनकी संख्या में 30% वृद्धि की योजना बनाई गई। पैक्स का दायरा बढ़ा करके डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, हरित ऊर्जा, टैक्सी सेवा और बीमा जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। सरकार महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूत करना चाहती है। इंग्लैंड में नाकामी के बाद वैभव का बड़ा बयान। जिम्बाब्वे दौरे से पहले युवा बल्लेबाज और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि पिछले 4 महीनों में उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखेंगे और टीम के लिए अपना 100% योगदान देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कोचों से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा और उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी ने हरारे मैदान को अपने लिए खास बताया, क्योंकि यही उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रनों की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने कहा कि उस टूर्नामेंट से मिली सीख को अब अपने खेल में इस्तेमाल करेंगे और अभ्यास और गेम पर भरोसा रखेंगे।
24 जुलाई को मुजफ्फरपुर में लगेगा रोजगार कैंप। मुजफ्फरपुर के गनपुर स्थित नियोजनालय भवन में 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डीएच एसोसिएट के 60 पदों पर बिना लिखित परीक्षा सीधी भर्ती की जाएगी। आवेदन के लिए 12वीं पास, आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 से लेकर के 19,000 तक मासिक वेतन, पीएफ, ईएसआईसी समेत अन्य सुविधाएं मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार बायोडाटा, आधार, पैन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और फोटो लेकर के पहुंचे। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे मौके पर ही निःशुल्क कराया जा सकेगा। पटना में नीट छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने बरसाई लाठियां। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच बुधवार को पटना में जोरदार टकराव हुआ। छात्रों के राजभवन मार्च को रोकने के दौरान जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। बाद में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला पर पत्थरबाजी की, जिससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ हुई। सुबह गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च कई जगह रुका गया, लेकिन छात्र बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। एएआई ने जारी किया पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण टेंडर। पूर्णिया हवाई अड्डे के विकास को लेकर के सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के लिए बड़ी सौगात मिली। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई ने करीब 294.05 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए ईपीसी निविदा जारी कर दी है। परियोजना में आधुनिक टर्मिनल भवन, विमानपत्तन सुविधाएं और बाहरी विकास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पूर्णिया से रोजाना 10 उड़ानों का संचालन हवाई यात्रा की बढ़ती मांग और परियोजना की सफलता को दर्शाता है। पटना हाईकोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर 28 जुलाई तक करे आवेदन। पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों से पहले आवेदन छूट गया था, वे अब 21 जुलाई से 28 जुलाई तक patnahighcourt.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत 1,44,840 से लेकर के 1,94,660 रुपए प्रति माह वेतन के साथ आवास, चिकित्सा, वाहन और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री तथा कम से कम 7 वर्ष का निरंतर वकालत अनुभव होना चाहिए। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। बिहार में 2 आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया। 2010 बैच की आईएएस रचना पाटिल को वित्त विभाग के सचिव पद पर बरकरार रखते हुए कृषि विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करा दिया गया। वहीं 2014 बैच की आईएएस रंजीत कुमार का योजना और विकास, उन्हें युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और युवा, रोजगार और कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। 5वां ट्रैफिक नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों को लेकर के नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार पहली बार छोटी गलती करने वाले वाहन चालकों का तुरंत चालान काटने के बजाय उन्हें चेतावनी दी जाएगी और इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। दोबारा गलती करने पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि 1 साल में 5 या फिर उससे अधिक बार गलती करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। ई चालान भुगतान के लिए 45 दिन का समय मिलेगा और गलत चालान पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा होगी। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन पोर्टल पर ब्लॉक किए जा सकते हैं। स्क्रैप वाहनों की आरसी रद्द करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। इस दौरान उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना भी जताई गई। अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
15 अगस्त से बिहार बोर्ड छात्रों को मिलेगी 24 घंटे पढ़ाई की सुविधा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप शुरू करने का फैसला किया। पहले चरण में राज्य के 668 स्कूलों, जिनमें से 551 मॉडल स्कूल शामिल हैं, उनके कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को यह सुविधा मिलेगी। 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस ऐप के जरिए छात्र 24 घंटे अपने पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल शिक्षकों से पूछ सकेंगे। हर छात्र को अलग लर्निंग आईडी मिलेगी और वह अपनी पसंद के मेंटर से मार्गदर्शन भी ले सकेंगे। बोर्ड इस व्यवस्था से छात्रों के रिजल्ट में होने वाले सुधार का भी आकलन करेगा। 5 अगस्त तक बनेंगे 1,20,000 नए राशन कार्ड। पटना जिला प्रशासन ने 5 अगस्त तक 1,20,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए प्रतिदिन करीब 4,000 आवेदन निपटाने होंगे। डीएम कुंदन कुमार ने सभी अनुमंडल, प्रखंड पंचायत अधिकारियों, पंचायत सचिवों, टोला सेवकों और विकास मित्रों को पात्र परिवारों की पहचान कर आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। अभियान अवकाश के दिनों में भी जारी रहेगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, परिवार का फोटो, आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जरूरी होंगे। जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने में भी सहायता मिलेगी। सभी आवेदन स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाएंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास अब जिम्बाब्वे दौरे पर खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपनी कप्तानी में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे। टीम में प्रभसिमरन सिंह समेत कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 4 बजे होगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और यूनाइट 8 स्पोर्ट्स पर लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर उपलब्ध रहेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1856 में महान स्वतंत्रता सेनानी, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय तथा 1906 में अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। 1856 में महान स्वतंत्रता सेनानी, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। 1898 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय तथा 1906 में अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी इसी दिन हुआ। 1932 में मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक महमूद तथा 1934 में निर्मला जोशी का जन्म हुआ। 2012 में स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल और 2016 में प्रसिद्ध चित्रकार एसएच रजा का निधन हुआ। साथ ही 23 जुलाई यानी कि आज के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। एलवीस यादव के पॉडकास्ट में गुरमीत ने किया खुलासा। गुरमीत चौधरी ने एलवीस यादव के पॉडकास्ट में अपनी पत्नी देविका बनर्जी के साथ रिश्ते और करियर को लेकर के बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म खामोशियों में बोल्ड और रोमांटिक सीन करने को लेकर के वह काफी घबराए हुए थे। उस समय देवीना ने उनका पूरा समर्थन किया और कहा कि अगर रोल की मांग है तो एक कलाकार के तौर पर उसे निभाना चाहिए। देवीना ने गुरमीत को याद दिलाया कि वह अभिनेता बनने के सपने के साथ मुंबई आए थे। दोनों का कहना है कि अभिनय में किरदार की जरूरत को समझना जरूरी है और वे अच्छे रोल से पीछे नहीं हटेंगे। बारिश में फ्रिज इस्तेमाल करते समय भूल कर भी ना करें यह गलती। मॉनसून में बड़ी नमी का असर फ्रिज पर भी पड़ता है, जिससे पानी जमा होना, बदबू ज्यादा, बर्फ जमना और खाना जल्दी खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती है। इससे बचने के लिए फ्रिज का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस और फ्रिज पर -18 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस पर रखें। फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें और गर्म भोजन को ठंडा होने के बाद ही रखें और शेल्फ में जरूरत से ज्यादा सामान ना भरें। फल सब्जियां सुखाकर स्टोर करें तथा दरवाजे की रबर से नियमित साफ करें। फ्रिज को दीवार से उचित दूरी पर रखें। समय समय पर डीफ्रोस्ट करें और बिजली के उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्टेबलाइजर का उपयोग करें। पटना विश्वविद्यालय में 24 जुलाई तक कक्षाओं का हुआ बहिष्कार। बिहार में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में संशोधन के विरोध में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया। सभी ने सामूहिक अवकाश लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में धरना शुरू किया और 24 जुलाई तक कक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और अस्तित्व बचाने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन के कारण पूरे विश्वविद्यालय में
शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप रहा और कई परीक्षाएं भी आयोजित नहीं हो सकी। छात्र संघ ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि बाद में जारी करने की बात कही। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1983, ऑप्शन डी 1980। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1983। हमारा दूसरा सवाल के बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा। हमारा तीसरा सवाल के बिहार युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी है 1932। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1928। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के किस जिले में फलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। हमारा पांचवा सवाल है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है सिमुक, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र, ऑप्शन डी वासुदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुष्यमित्र। हमारा छठा सवाल कि देश की पहली महिला सूफी संत मखदुमा बीबी कमाल का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन ए है काको, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है भोजपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काको। हमारा आखिरी सवाल कि बिहार के किस शहर को रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भागलपुर। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, कृष्ण प्रसाद, गुड्डू कुमार, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, अनिल यादव, नौशाद रजा, राजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सूरज राय, पुरुषोत्तम कुमार, प्रदीप पंडित, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, प्रेमनाथ मिश्रा, विवेक सिंह, मुन्ना प्रसाद, सूरज रॉय, नरेंद्र कुमार सिन्हा, पिंटू कुमार, लाल सिंह, सिकंदर कुमार, सोनी कुमार, पवन कुमार, संजय कुमार शर्मा, विनोद शाह, पूनम कुमारी, अशोक कुमार, उमाशंकर कुमार, जूही कुमारी, सोनी कुमारी, अनवर करीम खान, संजय कुमार शर्मा, सुस्मिता वर्मा, विजय घायल, राजवेंद्र ताती, दीपक कुमार, कामेश्वर कुमार, सूरज कुमार, अर्जुन राम, अमित कुमार, परवेज अंसारी, अबोध कुमार, अर्जुन राम, सूरज कुमार, संजय कुमार और अजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।